आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है विकास गया पाकिस्तान। जी हां, कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, कम से कम गुजरात में, क्योंकि गुजरात इलेक्शन हर रोज अपना मिजाज बदल रहा है। हर रोज कोई ना कोई नया बयान सामने आ जाता है, गुजरात की सियासी गलियारों को गर्म कर जाता है। बीजेपी और कांग्रेस गुजरात को जीतने के लिए हर तरह से जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन बीते दिनों एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से लेकर के राम मंदिर की एंट्री के बाद अब तशहीर में पाकिस्तान की एंट्री पूरी तरह से हो चुकी है। जी हां, गुजरात में पाकिस्तान का जिन्न निकल आया है। पीएम मोदी के एक बयान ने जहां कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी पर गुजरात के मुद्दों पर बात ना करके दूसरे मुद्दों पर आवाम को भटकाने का इल्जाम लगाने का मौका दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या गुजरात के इलेक्शन से विकास का मुद्दा मीलों पीछे छूट गया है? बेरोजगारी, तालीम, जीएसटी, नोटबंदी या विकास जैसे बुनियादी मुद्दे तशहीर से काफूर क्यों हो गए हैं? क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों आवाम को गुमराह कर रही है? गुजरात में विकास के अलावा दूसरे मुद्दों पर बात करना कितना ठीक है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। गुजरात इलेक्शन की वजह से सर्द मौसम में एक बार फिर सियासी बयान से गुजरात का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। पीएम मोदी के पाकिस्तान वाले बयान से कांग्रेस पर सवाल जहां पर उठे, वहां पर कांग्रेस ने पीएम पर विकास के मुद्दों पर बात ना करने का इल्जाम लगाया। लेकिन इन सब के बीच लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की बात हो रही है और इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की भी ऑफिशियल एंट्री हो गई है। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। गब्बर सिंह टैक्स। श्रीमान मणिशंकर अय्यर। ये पार्टी नहीं है, एक कुनबा है। और कांग्रेस विकास की बात क्या करेगी? गांधीનું ગુજરાત, સરદારનું ગુજરાત। गुजरात इंतखाबात दिन ब दिन नया रूप अख्तियार कर रहा है। गुजरात के चुनावी मैदान पर रोज नई नई कहानी लिखी जा रही है। गुजरात का इलेक्शन विकास से कोसों मील दूर निकल गया है। गुजरात इंतखाबात में एक बार फिर पाकिस्तान का जिन्न निकलकर सामने आया है। कांग्रेस के साथ हुई पाक के आला अफसरान की मीटिंग पर पीएम ने जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि मीटिंग के बाद ही मणिशंकर अय्यर ने उन्हें नीच कहा है। मणिशंकर ना करे पाकिस्तान ना हाई कमिश्नर, पाकिस्तान ना एक भूतपूर्व विदेश मंत्री, भारत ना भूतपूर्व उपराष्ट्रपति અને ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ આ મણિશંકરના ઘરે મીટિંગ મળી। મીટિંગ 3 કલાક ચાલી અને બીજા દિવસે આ મણિશંકરે મોદીને નીચ કીધા। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने मीटिंग पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान गुजरात इंतखाबात में दखलंदाजी कर रहा है और पाकिस्तान गुजरात में कांग्रेस को जिताने की हिमायत कर रहा है। पाक चाहता है कि गुजरात के सीएम अहमद पटेल बने। पूर्व आर्मी ना डायरेक्टर जनरल अरशद रफीक एएमके કે ગુજરાતમાં અહેમદ પટેલને મુખ્યમંત્રી બનાવવા માટે ટેકો કરવો જોઈએ। तो कांग्रेस ने पीएम मोदी पर गुजरात के मुद्दों पर न बात करने का इल्जाम लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम गुजरात के विकास के अलावा दूसरे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मैंने मोदी जी का भाषण सुना। देखो, अफगानिस्तान की बात,
चाइना के बाद, पाकिस्तान के बाद, जापान के बाद, मगर गुजरात के बीते हुए 22 साल की और गुजरात के भविष्य की कोई बात नहीं है। मोदी जी, मैं समझता हूं कि आप 22 साल की बात नहीं कर सकते, मगर थोड़ा सा समय गुजरात के भविष्य के बारे में भी बोल दीजिए। मणिशंकर अय्यर के घर हुई बैठक में भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी मौजूद थे। बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि ऐसी बैठकों की खबर वजारत खारजा को कांग्रेस ने क्यों नहीं दी। पीएम के इल्जामात को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी पीएम हैं, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको चुनाव की हार से बौखलाकर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मतदाता को भावुक करके भ्रमित करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी जानकारी इनके पास थी जो नहीं है तो क्या कर रहे थे? तो काबीना वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान का सहारा लेकर गुजरात इंतखाबात जीतना चाहती है। इस बात को कांग्रेस को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जिस पाकिस्तान की पॉलिटिकल पतंग को गुजरात की जमीन पर उड़ाना की कोशिश कर रही है, गुजरात के लोग भारत के मांझे से ऐसी पतंग को काटना जानते हैं। गुजरात इंतखाबात मुल्क का सबसे हॉट इलेक्शन बन चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों गुजरात को जीतना चाहती हैं, लेकिन सवाल है कि सियासत गुजरात इंतखाबात विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं लड़ रही है? आखिर लीडर गुजरात में विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? साथ ही सवाल है कि कांग्रेस की पाकिस्तान अफसरान के साथ हुई मीटिंग के क्या मायने हैं? आखिर मीटिंग में क्या बात हुई है और क्या बीजेपी इस मीटिंग को गुजरात इलेक्शन में भुना रही है? इन सभी सवालों के जवाब 18 दिसंबर को मिल जाएंगे। मुजम्मिल अयूब, जी मीडिया। सवाल यह है कि राम मंदिर की एंट्री हो जाती है और तमाम दूसरे मामलों की और मुद्दों की एंट्री हो जाती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, और अब पाकिस्तान को लेकर के सीधे सीधे जो बयानबाजी हो रही थी उसमें तो खुद पाकिस्तान की भी ऑफिशियल एंट्री हो गई है। गुजरात चुनाव में आखिर इन मुद्दों का क्या काम? क्या वाकई इन मुद्दों की वजह से कुछ गुजरात के इलेक्शन को मुतासिर करने और अपने हक में वोट हासिल करने की कोशिशें कर रही हैं तमाम सियासी पार्टियां, या फिर वाकई कहीं ना कहीं इन मुद्दों का गुजरात के इंतखाबात से सच में जुड़ाव है? तमाम तरह के पहलू हैं, उस पर हम मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से बीजेपी के तर्जुमान अशोक गोयल साहब जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं आदिल सिंह बुपारिया जी, जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ सीपीआई के तर्जुमान अमीर हैदर जैदी साहब जुड़ चुके हैं, और स्टूडियो में ही मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर देवराज सिंह। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अपने नाज़रीन को बता दें कि कुछ ही देर में हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट रोमिंदर सचदेव जी भी जुड़ेंगे, उनको भी हम बातचीत में शामिल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप सभी मेहमानों के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अशोक गोयल साहब, जो कांग्रेस हमला कर रही है या फिर राहुल गांधी अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान, चाइना या तमाम दूसरी जगहों की बात हो रही है, गुजरात की बात नहीं हो रही है। 22 साल में गुजरात को लेकर के जो बातें हुई या जो सवाल कांग्रेस पूछ रही है उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? क्या वाकई जानबूझ करके डेलिबरेटली गुजरात की बात ना करके दूसरी बातें की जा रही हैं, या फिर उनकी जरूरत ही नहीं आज है, इस वजह से आप इधर उधर की भी बात कर ले रहे हैं? ये देखिए साहब, आपने जो बात की कि गुजरात के विकास के मॉडल पर ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी इसको सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब कांग्रेस ने देखा, सबसे पहले उन्होंने जातियों को वहां पर लड़ाने की कोशिश की, फिर वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मंदिर मंदिर जाकर उन्होंने कोशिश की, लेकिन जब उनको ये लगा कि ये जाति और सॉफ्ट हिंदुत्व दोनों खत्म हो गया तो हार्डकोर उस पर आ गया। अब आप देखिए कि 6 दिसंबर की रात को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वहां के पूर्व विदेश मंत्री से मिलते हैं। पाकिस्तान एक दुश्मन स्टेट है जहां पे वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी करते हैं, तो वो भारत सरकार को किसी को बता नहीं रहे। आप उससे 2 महीने पहले नवंबर के अंदर वहां के जो आर्मी जनरल चीफ रहे वो लिखते हैं कि हमें अहमद पटेल जी को, क्योंकि वो हमारे रहनुमा है, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। वो क्यों बनाना चाहते हैं अहमद पटेल को? क्या गुजरात को भी जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं? उसके बाद वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी करते हैं जिसके अंदर पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हमारे वहां के पूर्व विदेश मंत्री हैं,
पाकिस्तान के राजनयिक हैं, तो ऐसी कौन सी खास बात थी? और यह भी इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो आकर स्क्रीन पर कहते हैं कि ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई। लेकिन जब हमारे पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर जी जब आकर कहते हैं कि ऐसी मीटिंग हुई, मैं भी उस मीटिंग का हिस्सा था, तो इसके ऊपर नियत पे शक लगता है। जब डोकलाम होता है तब भी राहुल गांधी जी चुपके जाकर चाइना के राजनयिक से जाकर मिलते हैं, तो ये कांग्रेस की नियत पर शक होता है। अगर उनको मिलना है, मैं ये जानना चाहता आप जब मिलना है अशोक साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो दूसरे मुद्दों पर शिफ्ट हुए, लेकिन चुनावी इंतखाबात में तो वो दूसरे मुद्दों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे तमाम बयानात का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो तो गुजरात से मुतालिक सवाल पूछ रहे हैं, वो जीएसटी, नोटबंदी, विकास, तालीम और बेरोजगारी और आरक्षण, इन्हीं की बात कर रहे हैं। नहीं, आप ये वो तशहीर की बात मैं कर रहा हूं। मैं वही तशहीर में वो इनका ये है, आप कह रहे हैं कि वो शिफ्ट हुए, लेकिन तशहीर में तो आप शिफ्ट नजर आते हैं। नहीं, हम शिफ्ट बिल्कुल नहीं हुए। मैं यही कह रहा हूं, आप इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं देख रहे हैं कि आप ये देखिए कि आर्मी चीफ कहते हैं कि अहमद पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, फिर यहां पर वो मीटिंग करते हैं। उसके बाद आप ये देखिए निजामी, जो कि सलमान निजामी, जिसको ये कहते कौन है हम जानते नहीं, वो उनके शक्ति सिंह गोयल जी के साथ वहां पर कांग्रेस का स्टार प्रचारक बना। मैं आपको यही कह रहा हूं, नवंबर की मीटिंग का जिक्र आप कर दे रहे हैं, आप 3 साल पहले के ट्वीट्स का जिक्र कर दे रहे हैं। नहीं, उसका अभी से क्या मतलब? आज 6 दिसंबर को, अगर 6 दिसंबर को मीटिंग हुई तो उसके ऊपर मैं इतना जानना चाहता हूं आपसे, रॉ, एनआईए, एटीएस, वजारत खारजा यानी कि होम मिनिस्ट्री ये क्या कर रही है? जब भी कोई डिप्लोमेट या फिर कोई बाहर का वर्क आता है, वीजा कौन देता है? हमारी सारी एजेंसीज उनके ऊपर नजर रखती हैं, वो कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं। अगर यही आपको लेकर के संजीदगी है, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती है? आप चुनावी रैली में इसका जिक्र करके क्या साबित करना चाहते हैं? एक्शन क्यों नहीं हुआ? नहीं, मैं वही आपको कह रहा हूं, आप इस मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिए। मैं वही समझना चाहता हूं, कि विदेश मंत्री जब पाकिस्तान आते हैं तो इसमें कोई खास बात नहीं है, वो किसी कार्यक्रम के लिए आए तो ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। ठीक है। लेकिन जब पूर्व प्रधानमंत्री एक कांग्रेस के नेता के घर पर मिलते हैं, पाकिस्तान एक दुश्मन स्टेट है, जब आप सरकार में नहीं है तो एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं आप उसकी सरकार को जानकारी भी नहीं दे रहे हैं कि आप वहां पर क्या डिस्कशन कर रहे हैं। और उसके बाद शॉर्ट डिप्लोमेसी, सर आप भी तो बिना बताए गए, नहीं शेड्यूल्ड प्लान के साथ गए। सवाल मैं इतना ही जानना चाहता हूं, मैं इतना जानना चाहता हूं, चुनावी रैली में जिक्र करके क्या फायदा? देखिए, मैं आप एक्शन क्यों नहीं? मैं यही कह रहा हूं आपको, हमारी सारी एजेंसीज क्या कर रही हैं? जब सरकार कोई काम करती है उसकी आप इस्तीफा दे देना। आप हैदर साहब सुनिए, तो बहुत जल्दी से जवाब चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं अपने पूरे पॉइंट्स अच्छे से रखें, मैं उस पर जवाब नहीं देता हूं। मैं वही कह रहा हूं, अगर सरकार, हैदर साहब, अगर सरकार कोई काम, अगर सरकार कोई काम करती है, मोदी जी जाते तो उसकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, उसकी नीति पर आप शक कर सकते हैं कि सरकार की ये नीति ठीक है या नहीं है। चलिए, लेकिन जब आप विपक्ष में हैं और जब आप दुश्मन स्टेट से मिलते हैं और उसकी जानकारी भी नहीं देते, तो निश्चित रूप से आपकी नीयत पे शक होगा। आपको इस देश को जवाब देना पड़ेगा। 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों को, 125 करोड़ लोगों को आपका तजस्सुस मैं देख रहा हूं, आपसे ही जवाब चाह रहा हूं। नियत पर शक है कि आपके घर पे मीटिंग होती है, बहुत देर तक मीटिंग होती है, बहुत लोग आते हैं जिनको नहीं आना चाहिए या फिर इस तरह से मीटिंग नहीं लेना चाहिए। उसके बाद गुजरात इलेक्शन का जिक्र होता है और उसकी इत्तला भी आपकी तरफ से नहीं दी जाती है, क्यों? देखिए भाई साहब, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बारी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, इस देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने अक्यूज किया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट को, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, हाई रैंकिंग डिप्लोमैट्स राघवन साहब जिन्होंने पूरा अपना जीवन देश के लिए पब्लिक सर्विस में डिवोट किया है। आपके मीडिया के हमारे कई भाई उनको एक्यूज करते हैं ट्रीजन के लिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी जब से गुजरात की इलेक्शन शुरू हुई है, एक रणनीति की इन परसुएंस जान के असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। मोदी जी की, भाई साहब आप स्पीचेस खोल लीजिए, 90% उनकी स्पीचेस कांग्रेस पार्टी के बारे है। देश जानना चाहता है कि मोदी जी बताइए जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है गुजरात में, उसके बारे आपकी क्या विजन है?
नहीं, क्या आपको जवाब देना चाहिए था? जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो लोग शामिल हुए, उसमें क्या कुछ बात हुई, इसकी इत्तला आपको वजारत दाखिला को, होम मिनिस्ट्री को देना चाहिए था। मना क्यों किया कि ऐसी कोई मीटिंग क्यों नहीं हुई? ऐसी मना क्यों किया? आप क्यों कह रहे हैं कि मीटिंग हुई नहीं? गोयल साहब, एक समय पे सिर्फ एक आदमी बोल सकता है। मैं आपके ऊपर आवाज बोल सकता हूं, डिबेट आगे नहीं चलेगा, तो कृपया करके जवाब लेता हूं। मुझे बुनियाद आरोप लगाना अपनी पार्टी का इतिहास है। ठीक है सर, ये इतिहास आपका ठीक कर लीजिए आप। देखिए, ये जब लाहौर जाते हैं नवाज शरीफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तब इन्होंने किसी को बताया? ठीक, इनके लीडर के जो ध्रुव सक्सेना है, इनकी पार्टी का लीडर ATS से पकड़ा गया है, ISI के लिए जासूसी करते, तब इन्हें शर्म नहीं आई? आप एक जो हाफिज सईद के साथ आपको क्या जवाब देना चाहिए नहीं था? वो इनकी जम्मू एंड कश्मीर की ब्रांड एम्बेसडर है। आप ये बताइए कि मीटिंग हुई कि नहीं हुई? आपने क्यों डिनाई किया? आपके प्रवक्ता ने क्यों डिनाई किया कि हमारी कोई मीटिंग ही नहीं हुई? आपकी नियत पे शक है, इसलिए होता है। गोयल आज आप 2 दिन के बाद कह रहे हैं कि मीटिंग हुई, हम मिल नहीं सकते क्या? ये लोग थे, आप 2 दिन पहले टीवी पर आकर कह रहे थे कि हमारी मीटिंग तक नहीं हुई। ये एक सोशल गैदरिंग थी। आप ये सोशल गैदरिंग आप 2 दिन पहले कह रहे थे कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। जनरल दीपक कपूर भी वहां थे। जनरल दीपक कपूर जी ने कहा है कि ऐसी मीटिंग हुई, इसके बाद आप लोगों को ये खुलासा करना पड़ा। दीपक कपूर पे अपमान कर रहे हैं। दीपक कपूर जी ने खुलासा किया है, ये दीपक कपूर जी ने खुलासा किया है। चलिए ठीक है, मैं आता हूं। अमीर हैदर, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप झुका रहे थे इस देश से, हमारी मीटिंग आप दोनों के पास आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। अमीर हैदर साहब, आप झुका रहे थे, आपको माफी मांगनी चाहिए। डिप्लोमेट्स ये देश को बताना पड़ेगा आपको। फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान के होते हैं और उसके बाद आप पाकिस्तान की सीधे आप लोगों को आनी चाहिए कि देश के साथ आप ऐसी बातें छुपाते हैं, मुझे मना करते हैं टीवी पर। ठीक है, डिबेट आगे बढ़ाते हैं। तो आमिर हैदर जैदी साहब, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या एक जो सिस्टमेटिक वे में अगर हम आगे बढ़े तो सिस्टमेटिक वे में क्या हमको जानकारी देनी चाहिए थी? क्या कांग्रेस को इतिहास आपका पता है सभी लोगों को? 70 साल से कांग्रेस वो जाकर के बताया कि कौन कौन वहां पर बैठ रहा है, कौन कौन मीटिंग हो रही है, किस मुद्दे पर बात हो रही है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल? क्या इसके बारे में जानकारी नहीं देनी चाहिए थी? आपके IT सेल का मेंबर था, एक दुश्मन देश का विदेश मंत्री पकड़ा गया, एक अधिकारी यहाँ आता है और उन लोगों से मीटिंग करता है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं और आर्मी चीफ हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। अगर ये दुश्मन देश का नागरिक या अधिकारी यहाँ आके हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहा था, तो फिर हमारी देश की जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? वो वीजा लेके नहीं आया था। उसे वो वीजा जब लेके आया होगा तो उसने कारण भी लिखा होगा, मैं किस वजह से यहां आ रहा हूं। लेकिन पूरे विपक्ष को आतंकवादी बता देना, ये बीजेपी की पराकाष्ठा। नहीं, ठीक है, अगर ऐसा हुआ भी तो फिर उस पर एक्शन को लेकर के आप किस तरह से देखते हैं? क्या एक्शन होना चाहिए था या फिर जो ये बयान आया है एक रैली में? सर, वो मैं बता रहा हूं, बिहार चुनाव में जब बीजेपी हार रही थी तो इन्होंने ये कहा था जिले इलाई ने कि अगर बिहार में बीजेपी हारी तो पटाखे पाकिस्तान में छूटेंगे। अब गुजरात के अंदर ये कह रहे हैं कि अगर गुजरात में बीजेपी हारी तो जिले इलाके कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पाकिस्तान के इशारे पे बनेगा। तो हमारा देश इतना कमजोर हो गया है कि पाकिस्तान को इतना मजबूत बना दिया है। अगर आरोप भी लगाना था तो अमेरिका पे लगा देते, किसी और मुल्क पे लगा देते। पाकिस्तान जैसे तुच्छ राष्ट्र को इतना बड़ा बना देना, यह बीजेपी का कारनामा है। दूसरे, अब 2019 के अंदर जिले इलाही कहेंगे जब ये चुनाव हारेंगे कि साहब देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान बनवाना चाहता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव हो रहे थे तब कब्रिस्तान पे आ गए, शमशान पे आ गए, ईद पे और बकरीद पे आ गए। तो ये मानसिकता जो है इनकी, ये कहां है? पूरे दुनिया के अंदर, एक मिनट मुकम्मल बात करो, पूरे देश के अंदर गुजरात मॉडल इन्होंने बेचा है चांदी वरख लगा के। ये उस पर बात नहीं करना चाहते, वहां की बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, वहां के जो दलितों पे अत्याचार हो उस पर बात नहीं करेंगे, पटेलों पे जो इन्होंने आंदोलनकारियों पे जो गोली चलाई है, पटेल नौजवानों को मारा है, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन ये बात करेंगे हिंदू की, मुसलमान की, पाकिस्तान की, जर्मन की, जापान की। ठीक है, ठीक है। और इल्जाम लग रहा है कि पोलराइज करने की कोशिश है। इस पर भी मैं जवाब लूंगा, लेकिन प्रोफेसर देवराज सिंह, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप बहुत अच्छी तरह से देखते हैं तमाम इंतखाबात को भी आप देखते हैं कि किस तरीके के हथकंडे सियासी पार्टियों के जरिए अपनाए जाते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं, कितना सही देख रहे हैं जो कम से कम इस वक्त चुनाव प्रचार, चुनावी तशहीर चल रही है और जो बयानबाजियां या जो पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं? देखिए, पहली बार गुजरात में जो
टक्कर है दोनों पार्टियों का, और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। तो इनमें पहली बार ये लग रहा है कि हम जीतेंगे या हम जीतेंगे। उस चुनाव का जो स्तर है उस लेवल पर आ चुका है। उस कड़ी में पूरा जो नेशनल नेतृत्व है, केंद्रीय जो नेतृत्व है पार्टियों का, वो सब लगा हुआ है। ठीक है। उसी दौरान बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं। जो डेमोग्राफी है वहाँ की, गुजरात की, वो सारी चीजें बदल रहे हैं आंकड़े, क्योंकि जिस तरह से पिछले जो चुनाव थे इस समय उनमें बदलाव आ रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, और बहुत सारी चीजें, नई चीजें भी आ रही हैं, जैसे राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं और बहुत सारे वहां पर अपने प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे में मंदिरों में जाना है उनका। तो मंदिरों में जाना उनका अधिकार नहीं है, वो नहीं जा सकते मंदिरों में। क्या बीजेपी का कॉपीराइट है? क्यों मुद्दा बना रहे हैं? मैं एक चीज से हैदर साहब, देवराज जी का जवाब सर, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। पूरी बात वही लोग हैं जो भगवान राम पे प्रश्न उठाते हैं। जिस चीज को लेके वो सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इस स्थिति में अब दिल्ली में ये जो मीटिंग हो जाती है, इस मीटिंग का नतीजा ये है, आज दोनों पार्टी ये चाह रही हैं कि हम चुनाव को जीते, कैसे न कैसे जीते। इसीलिए उनके जो मुद्दे हैं व्यक्तिगत हो गए। सर, अगर दुश्मन देश का कोई नागरिक हमारे देश में आके और एक इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश करे तो केंद्रीय सरकार को शर्म के मारे घूम मर जाना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए कि ये केंद्र सरकार कर क्या रही थी कि दुश्मन देश का नागरिक यहाँ आया और उसने यहाँ साजिश रची। और दूसरे एक अपमान की बात है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो देश के खिलाफ साजिश रच रहा था। आपको शर्म आनी चाहिए। आप कंक्लूड ले लो, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। जल्दी से कंक्लूजन ले लो पहले देवराज जी से। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पर पार्टियां, ये 2 दिन बाद ये मुद्दा उतना नहीं रहेगा। आज ये मुद्दा इतना हाई, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर ऐसा हुआ, आपने भी कहा कि मीटिंग हो गई, अगर मीटिंग भी हुई, उसमें कुछ गलत हुआ, उसमें एक तरह से षड्यंत्र या फिर उसमें किसी भी तरह की साजिश रची भी गई, तो क्या सीधे सीधे हमें हमारी एजेंसीज को इसको लेकर के कदम नहीं उठाना चाहिए था, कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था? एक रैली में इस तरह की बात करके असल में फायदा क्या है? ये तो सीधे सीधे चुनावी फायदा है, क्योंकि एक्शन तो लिया नहीं जा रहा। देखिए, मैं इस पर जाना चाह रहा हूं। उसी बात को मैं कहना चाह रहा था कि पार्टियां इसमें अपनी अपनी तरीके से उन मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। भुनाने की कोशिश है, यानी चुनावी फायदा। आप ये बताइए, मनमोहन सिंह देश के खिलाफ साजिश कर सकते हैं? दोनों कांग्रेस, हामिद अंसारी देश के खिलाफ साजिश कर सकते हैं? कांग्रेस क्वेश्चन उठा रही है और या फिर बीजेपी उसको ला रही है? नहीं, आप ये बताइए ईमानदारी से, मनमोहन सिंह देश के खिलाफ साजिश कर सकते हैं? उस मीटिंग में थे पूर्व आर्मी चीफ, देश के खिलाफ साजिश कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन क्यों उठाया गया विपक्ष के ऊपर कि विपक्ष जो है पाकिस्तान से मिलकर गुजरात चुनाव को सबोटाज करना चाहता है? ये बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि पूर्व प्रधानमंत्री को कैसे सवाल उठाया। ये सरकार को जानकारी देनी चाहिए थी। आपको शर्म के मारे दूर मर जाना चाहिए। बीजेपी को केंद्र में सरकार चलाने की कोई मॉरल जिम्मेदारी नहीं है, उसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आप कभी कहते हैं कि जेएनयू में नारे पाकिस्तान लगवाता है, कभी कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री से। अरे आपका कोई स्तर है? आपने स्तर विहीन लोग आप हो, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आप स्तर विहीन के अंदर भी आपने ऐसा किया जब पूरा देश। अशोक जी, प्रोफेसर देवराज जी ये कह रहे हैं कि वैसी चीज है नहीं जैसा पेश किया जा रहा है, और जैसी मीटिंग हुई उस तरीके से पेश नहीं किया जा रहा, उसका चुनावी फायदा लिया जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो कितना ठीक है सर? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, मणिशंकर अय्यर जी के घर पे मीटिंग हुई। आप मणिशंकर जी को लीजिए, अभी कुछ वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान जाते हैं। अरे भाई साहब, पाकिस्तान आप सुन लीजिए, स्वागत नहीं होता, प्रधानमंत्री देश आ जाता है, एयरपोर्ट पर कोई पूछने वाला नहीं है, या जाके बिरयानी खा के आ जाते हैं। वहां रात में क्या बात हुई, उसके बाद पठानकोट हुआ, करना चाहता है। ये आपका विषय है। आप देश को कॉन्फिडेंस में लेके नहीं और बिरयानी खाने पाकिस्तान जाएंगे। आप बोल मिलेगा क्यों? इतना तो तय है जब आप इलेक्शन जीतना है किसी भी हाल में, और उसी वजह से ये तमाम तरह के बयानबाजी जवाब आ रहे हैं। हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं सर, आप लोगों के पास में आऊंगा। और यही बात है कि जब हम टू द पॉइंट जवाब चाहते हैं तो आपस में ही
कुछ इस तरह से उलझ जाते हैं सियासतदान कि जवाब नहीं आ पाता, और इसलिए नाज़रीन को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। हम ब्रेक से लौटेंगे और कोशिश करेंगे कि 1-on-1 जवाब लें, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। आप आज का मुद्दा में देख रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात में लगातार हर रोज सियासी फिजा बदल रही है। राम मंदिर की एंट्री भी हमने देखी और तमाम तरह के सियासी पलटवार और एक तरह से एक दूसरे पर इल्जामात का भी दौर देखा। लेकिन अब पाकिस्तान की एंट्री आखिर क्यों मेन मुद्दों, असल मुद्दों से हट करके ही तशहीर हो रही है, और क्यों आखिर मेन मुद्दों पर सियासी पार्टियां बात नहीं कर रही, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने नाजरीन को बता दें कि हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेव जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जो भी आप ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में या ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं सर, जो एक फॉरेन एक्सपर्ट होने के नाते अगर बाहर के पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा हो या फिर उनके डिप्लोमेट हो या फिर तमाम दूसरे भी अफसरान हो, वो आकर के एक जगह मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके मुल्क के खिलाफ साजिश रच के चले जाते हैं, तो कितने हद तक आप देखते हैं कि इस पे कांग्रेस की गलती कि कहां पर उनके साथ बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने इत्तला नहीं दी, या फिर आपको नजर आता है कि कहीं ना कहीं हमारी एजेंसीज की गलती कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, या फिर इन सब के बीच में कहीं जो इक्तदार में पार्टी है बीजेपी उसकी गलती कि वो हुकूमत में होने के बाद भी ऐसी साजिश रच करके कोई इंसान यहां से चला जाता है और उस पर एक्शन नहीं ले पाती है? कैसे आप देखते हैं सर ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में? आपके क्वेश्चंस बड़े सारे हैं मेरे ख्याल से, पर बुलेट पॉइंट्स में प्रयास करूंगा आंसर करने का। पहली बात, देखिए डेलीगेशंस आती हैं, दिल्ली में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और शाम को डिनर्स या गेट टुगेदर होता है। पहली बात, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे को काफी क्लियर है इस बारे में, हमारी कोई ऐसा कानून नहीं है कि किसी विदेश की कोई डेलीगेशन आए तो उसको हमें एमईए को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली बात, हो सकता है पाकिस्तान के बारे में ऐसे कोई स्पेशल डायरेक्टिव हो जिसको मैं नहीं जानता, बट ओवरऑल कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अलग अलग देशों से आते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स आते हैं, हमारे एमपी से मिलते हैं, ऑपोजिशन से मिलते हैं, लीडर से मिलते हैं, वो सारा चलता है। तो फर्स्टली ये एक उस तरह का माहौल है। सेकेंडली, ये केवल इस एक मीटिंग के लिए तो नहीं आए थे शायद, तो हमें ये देखना चाहिए आए किसके लिए थे, ये कौन सी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इनको इनवाइट करा था। वो शायद अनंता एस्पेन सेंटर है, वो भी एक थिंक टैंक है, वो एक इस तरह की मीटिंग्स करता रहता है, डिस्कशंस करता रहता है। तो अनंता ने इनवाइट करा था, उसके भी अच्छा खासा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, उन्होंने इन्विटेशन दिया था ना। ये दो चीजों को लेकर, पर जो मुझे ज्यादा दिख रहा है, सो फर्स्टली आई डोंट सी अ कॉन्स्पिरेसी इन दिस अनलेस कि हमारी एजेंसीज को पता हो। अब प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है तो ऑफ कोर्स हमारी एजेंसीज को डीपर पता होगा, उनके पास कुछ एविडेंस होगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स ने उनको बताया होगा, तभी इस तरह की एक सॉलिड स्टेटमेंट आई है हमारे देश के लीडर से। अब उस चीज का हमें देश को कम्युनिकेट करना है, जो कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके पास कैसी ऐसी इंफॉर्मेशन है, चाहे ना बताएं सबको, पर कहें कि यस ये मीटिंग में कॉन्स्पिरेसी हुई थी। सो फर्स्टली ये कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं है जो कहा जा रहा है गुप्त मीटिंग है, अच्छा, जहां तक देखा जाए। फिर इसके अलावा मेरे ख्याल से बड़ा डेंजर हमारा आगे जाकर के है, अभी नहीं। ये तो मेरे ख्याल से एक कंट्रोवर्सी है इलेक्शन को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, बीजेपी कांग्रेस आपस में रिपार्टी कर रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म या आप अगले एक साल में देखिए हमारे चुनाव आने वाले हैं, और इसमें इस तरह की, नॉट इस तरह की, बट डेफिनेटली फॉरेन इंटरफेरेंस हमारी इलेक्शंस में होना होगा। अमेरिका में जो ट्रंप की इलेक्शन हुई, ट्रंप और हिलरी की, और रशिया का जो पूरा केस चल रहा है जिसमें प्रोवन है कि रशिया ने इंटरफेयर करा अमेरिकन इलेक्शंस में, तो हमें भी एंटिसिपेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें इसको अपॉर्चुनिटी ऐसे देखना चाहिए। अब असलियत क्या है वो तो हम छोड़ देंगे पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के ऊपर, बट हमें इस मौके की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि हमारी वेकअप कॉल है हमारे देश के लिए कि अगले एक साल में जब हमारी जनरल इलेक्शंस होंगी तब किस किस प्रकार से साइबर मीडिया के थ्रू, अलग अलग मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स के थ्रू, प्रो कांग्रेस, एंटी कांग्रेस, प्रो बीजेपी, एंटी बीजेपी इंफॉर्मेशंस आएंगी, फैलाई जाएंगी हमारे देश में चीन के थ्रू और पाकिस्तान के थ्रू। वो हमारा ज्यादा बड़ा डेंजर है। अभी आज की जो बात हो रही है इस पे मेरे विचार से कोई इसमें सीक्रेट बात नहीं है, चीजें होती रहती हैं, बट यस अगर कुछ कॉन्स्पिरेसी की इंफॉर्मेशन है हमारी सरकार के पास, एजेंसीज के पास, दे विल कम फॉरवर्ड। एक्शन क्या ले सकते थे? अगर कॉन्स्पिरेसी की इंफॉर्मेशन है तो क्या उनसे पूछताछ हो सकती थी या फिर उनको किसी भी तरह से डिटेन कर सकते थे? कोई स्टेप ले सकते थे तमाम जो हमारी एजेंसीज हैं, या फिर हमारी होम मिनिस्ट्री हो या फिर एमईए हो?
तो डिपेंड करता है कितनी एविडेंस, कितनी स्ट्रांग, अगर ऐसी स्ट्रांग इंफॉर्मेशन है तो डिपेंड करता है कितनी स्ट्रांग एविडेंस है। अगर स्ट्रांग एविडेंस है तो इस समय ही इनके ऊपर चार्जेस लग जाने चाहिए, जिन जिन लोगों ने वो मीटिंग अटेंड करी इंडियन साइड से, क्योंकि वो तो हमारे हैं, ये डेलीगेशन तो निकल गई। सो डिपेंड करता है कितनी स्ट्रांग एविडेंस है आपके पास। तो एक रैली में इसका जिक्र होना किस तरह से आप देखते हैं? क्या इसका असल कहीं जो है जमीन आप देखते हैं या फिर चुनावी मफाद के लिए? ये देखिए बहुत ही सेंसिटिव मैटर है मेरे विचार से। अगर रैली में क्या अगर प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है तो बहुत सोच समझ के कही होगी, तो इसके पीछे बट मेरे ख्याल से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनस आ जाता है ज्यादा बीजेपी पर और सरकार पर। तो मतलब ये उनको क्लियर करना होगा कि उनके पास कहां से सोर्स है और क्या एविडेंस है। अशोक गोयल साहब नहीं सर, मैं एक छोटा सा जवाब मैं चाहता हूं सर। रविंद्र जी ने बात कही जैदी साहब अपनी पॉइंट रखना चाह रहे थे, मैं चाह रहा हूं कि उनका पॉइंट आ जाए, फिर उसके बाद में देखिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है और हमारी चुनाव प्रणाली के ऊपर पूरी दुनिया की नजर लगी रहती है, पूरी दुनिया हमारे चुनाव प्रणाली को देखती है। सवाल यहां बन जाता है इस मीटिंग के अंदर, क्या भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, क्या भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, क्या हमारे आर्मी चीफ या ये बड़े हमारे गणमान्य नेता देश के खिलाफ साजिश रच सकते हैं? ठीक है, किसी के साथ नहीं। अशोक गहलोत, और अगर नहीं रच सकते हैं तो माफी मांगनी चाहिए। अगर ये रच सकते हैं तो देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तो इन्होंने जब भी रची होगी ना, हैदर साहब ने गलत आरोप लगाया जा रहा है मुल्क के ऊपर। मुल्क की राजनीति को इस तरफ ले जाया जा रहा है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होगा। आप पूरे विपक्ष को आतंकवादी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, लेकिन रविंदर जी ने भी जो देश आपको आने वाले वक्त में अगले साल सिचुएशंस थोड़ी टाइट हो जाएंगी। ये डिबेट आप देखना 6 महीने बाद 9 महीना फिर से होगी और तब कुछ असलियत में ज्यादा फैक्ट्स होंगे। ये जो इसका फ्यूचर देख रहे हैं वो ज्यादा जो है वो एक तरह से जिसको कहते हैं ना चिंताजनक, फिक्रमंद बहुत ज्यादा है। देखिए जो हैदर साहब ने बात की कि क्या वो पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व हमारे वाइस प्रेसिडेंट क्या ये आतंकवादी है? ये देखिए ये बिल्कुल आप अगर एक घर पर मीटिंग हुई मणिशंकर अय्यर जी के, तो उसके बाद जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो अगर टीवी पर आकर कहते हैं कि ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई तो शक पैदा ये तो आपने आप सुन लीजिए। अभी आप हैदर साहब जब आप बात कर रहे थे या तो आप ये कहिए कि आपके पास तथ्य नहीं है, आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आपके पास ये तथ्य नहीं है, आप डिस्कशन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, दुश्मन आप बोलते रहिए। आपके पास इसका मतलब खिलाफ साजिश नहीं है, आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं डिबेट को। आप हमेशा देना चाहिए, आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक बार जवाब दे की जांच करना चाहते हैं। अशोक गहलोत साहब नहीं, ठीक है, मैं रोक रहा हूँ, समझौता करते हो। जादी साहब जवाब। हैदर साहब के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए डिस्टर्ब करते हैं। मैं डिस्टर्ब करते हैं। आप अपनी बात रखिए, आपने आप धैर्य से मेरी बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, तब तो लगेगा कि डिबेट कर रहे हैं आप, नहीं तो आप डिस्कशन कर रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल आप सुनिए एक बार। देखिए आप मणिशंकर अय्यर जी आज से 2 साल पहले पाकिस्तान बेरोजगारी के बारे में बताइए, वहां पर जाकर कहते हैं, वहां पर जाकर कहते हैं कि जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे भारत और पाकिस्तान के रिलेशन ठीक नहीं हो सकते, उनको हटाइए। इनके पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी पाकिस्तान जाते हैं, वो भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हटाइए, तभी हम जा सकते हैं, तभी हमारे रिलेशन ठीक हो पाएंगे। तो आप देखिए पाकिस्तान के रूल में एक अलायंस को लेते हैं। और आर्मी चीफ हैदर साहब थोड़ा सुनिए, बीच में धैर्य रखिए, बात कीजिए, आप धैर्य। एक वहां पर जो आतंकवादी है हाफिज सईद, जब वो अपनी तकरीर करते हैं तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में सारे बड़े लोग नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी भी वहां पर अच्छे लोग हैं, वहां पर अच्छे लोग हैं। आप बीच में बोलकर डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन आरोप लगाना बंद करिए। आप डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं डिबेट के अंदर, आप डिबेट के अंदर डिस्ट्रप्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हैदर साहब मैं यही कह रहा हूं, पाकिस्तान में इनके मणिशंकर अय्यर जी जाते हैं, सलमान खुर्शीद जी जाते हैं, वो कहते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान मोदी साहब भी तो जाते हैं ना, नहीं हो सकते, इसलिए नरेंद्र नवाज शरीफ का जन्मदिन मनाने गया था, वहां के
कौन गया था बताइए आप? ट्वीट करते हैं कि ISI को कौन बुलाता है पठानकोट? मियां पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि गोयल वो साहब हमारे ये तो रहनुमा बताइए हैं। ISI को कौन उसके बुलाता बाद है? यहाँ पर वहां पर आकर किसी को यहाँ बता पर के गए मीटिंग थे करते मोदी हैं। साहब। रविंदर जी ने कहा विपक्ष को आप आतंकवादी नवाज शरीफ का जन्मदिन मनाने गए। आप मेरी आवाज को दबा नहीं सकते। ठीक है सर, आप चलिए मैं आ रहा हूं, आप दोनों के दबा पास नहीं सकते, डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप आवाज को दबा नहीं सकते। ठीक है। आदिल सिंह बुपारिया साहब, आदिल सिंह साहब, ये बताइए, साबिक आर्मी जनरल अरशद शफीक ये ट्वीट क्यों करते भले 3 महीने पहले? सर मैं आ रहा हूं। अगर इसी तरह से अगर चलेगा, मेरी जवाब भी नहीं सुनेंगे, ठीक, मुझे आप बोलने जवाब भी ही नहीं दे सकते, तो आप दबा नहीं सकते। लेकिन सर उनकी बात का जवाब भी नहीं आया। नहीं देंगे, जो आपने पूरे मुल्क में जवाब बात सुनेंगे भी नहीं, उस पे आप बात नहीं करेंगे। 3:1 नहीं चल दलितों का पाएगा। अत्याचार हुआ, उस पे बात नहीं करेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा। जैदी साहब, आप उस पे बात नहीं करेंगे। आप पूरे विपक्ष को ये पूरा देश आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हो वो इस देश में नहीं चलेगी। आपके ताबूत में अंतिम कील गुजरात में टुकड़े जा रही है। का धैर्य तो रखिए। मैं आपको यही कह रहा हूं कि इसी पर्सपेक्टिव में हमें देखना पड़ेगा कि जब हाफिज सईद वहां पर तकरीर करते हैं तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में सब बुरे लोग नहीं है। सर देखिए बात मैं यही समझ पा रहा हूं अशोक गोयल साहब, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं आप वही बात कह रहे हैं जो देश से तमाम तरह की बातें आ चुकी हैं, तमाम सीनियर लीडरान कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं सर। मैं यहाँ पर जो सवाल उठे या फिर रविंदर सचदेव जी ने जो बातें कही, फ्यूचर की बातें कही, सर वो संजीदा है, खुद जवाब आ जाए। फ्यूचर के लिए ही कह रहा था कि अगर देखिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी इसको बोलते हैं, जब भी आप किसी दुश्मन स्टेट से मिलते हैं तो निश्चित रूप से आपको सरकार को बताना चाहिए। जब न्यूक्लियर डील हो रही थी यूएस से लेकर, पहली बात जब यहाँ पर आते थे हमारे लोग, साथ एक फॉरेन एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा होता रहा है, दूसरे लोगों ने बुलाया, वो गए वो एक नॉर्मल कॉल के लिए, तो फिर क्यों आखिर उसको मुद्दा बना रहे हैं? उसका जवाब चाह रहा हूं। जब यूएस से भी जब लोग आते भाई साहब ये असली मुद्दों से भटकाने का काम है। ठीक है सर, मैं जवाब आपका ले रहा हूं। सबसे बड़ी अपराधी को वो भटकाने का काम है, पार्टी की रणनीति है। सो दैट वो बेरोजगारी पे जवाब ना दें, पेट्रोल की कीमतों पे जवाब ना दें, पाटीदारों और दलितों के खिलाफ जो अत्याचार और हिंसा हुई है उसके खिलाफ ना जवाब दें। मिलते थे वो मोदी जी ने एक बार बताया है कि व्यवस्था के लिए लेकिन आप चुनाव के अंदर इस स्तर में उतर आएंगे। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, उसकी बात करेगा अभी पाकिस्तान का बात करिए, तो अब ये चुप मिलते हैं। ठीक है, लेकिन शक पैदा होता है कि जब ये कहते हैं कि ऐसी कोई मीटिंग पैदा होता है। आदिल साहब जब शक पैदा होता है, शक दूर कैसे करेंगे? शक तब पैदा होता है ठीक है आदिल साहब, शक जो पैदा हो रहा है, जो आपके ऊपर मना किया आपने, ऊपर अगर आपकी उसका जवाब आप क्या देंगे? शक दूर कैसे करेंगे? आपने कहा कि बैठक हुई नहीं, सर जवाब ले रहे हैं आदिल साहब। कहा आदिल साहब वो जो दीपक कपूर जी ने खुलासा किया। ठीक है आदिल साहब, पहले आप मना कर देते हैं, जब दीपक कपूर साहब कहते हैं तब आपको मजबूरन मानना पड़ता है। शक जो पैदा हो रहा है उसका जवाब क्या है? कैसे दूर करेंगे शक आप? देखिए भाई साहब, पहले तो मुझे ये कहना है इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। आपके फॉरेन एक्सपर्ट साहब ने भी कहा है दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, लोग कॉन्फ्रेंसेस के लिए आते हैं, सो इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी देखना बिल्कुल उचित नहीं है। पहली तो बात। पहले आपने दूसरी बात, ये कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं थी, ये एक डिनर था, ये एक सोशल गैदरिंग था। हमने कब कहा सोशल गैदरिंग्स होते रहते हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं, हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, ये एक सोशल गैदरिंग है। यहाँ आर्मी चीफ आता है, यहाँ मीडिया के लोग आते हैं, यहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आता है, और गोयल साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज शर्म आनी चाहिए। मैं ये चाह रहा हूं कि वन ऑन वन डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने 50 साल इस देश की सेवा की है, उन पे आज आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को ये बेरोजगारी के बारे में बताएं, सामने आप ऐसी जानकारी पेट्रोल की कीमतों के बारे में बताएं, ये रिफाइल स्कैम के बारे में बताएं, आज पाकिस्तान जो अनिल अंबानी की कंपनी को इन्होंने 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसके बारे में बताएं। जब आर्मी चीफ जो पाटीदारों के खिलाफ हिंसा हुई है उसके बारे में बताएं। आज आप ये गुजरात की इलेक्शन है भाई साहब, ये गुजरात के मुद्दों के बारे में क्यों छुपाया? प्रोफेसर मुद्दों के बारे में बात करिए, देवराज भटकाने का काम ना करिए। चलिए ठीक है, ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो सकता है बिल्कुल। अगर यहाँ ISI को आप बुलाते हैं पठानकोट, मैं और जिस तरह की मीटिंग्स की बात हो रही है, नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो सकता है। गुजरात चुनाव से इसका ताल्लुक क्या सर?
देवराज जी। नेशनल मुद्दा है चुनाव। इस समय मैं पहले भी कह रहा था इस बात को कि ये मुद्दा चुनावी माहौल में उठा है, और इस दौरान ये भी है कि मीटिंग इस तरह से की गई है, तो दोनों तरफ से, चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी है, नहीं, लेकिन अभी बीजेपी ये कह रही है, सर, बीजेपी ये कह रही है, अशोक गोयल साहब ये कह रहे थे कि कांग्रेस जो है दरअसल बार बार ये मुद्दे ला रही है, जो चाहे मंदिर जाने की बात हो, चाहे धर्म पूछने की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे वो बयान पर पलटवार की बात हो। प्लीज मुझे सुनिए, मैं बताना चाह रहा हूं, मैं उस पर जाना चाह रहा हूं। जी जी, देखिए कांग्रेस की मीटिंग होती है, कांग्रेस उन मुद्दों, कांग्रेस ने भी वही मुद्दे जो आए निकल के जो रखा उन्होंने कि किसको क्या बनाना है, चीफ मिनिस्टर किसको बनाना चाहिए, किस तरह से किसको क्या कहना चाहिए, तो कांग्रेस का भी वहां पर जिस तरह से मीडिया में हमने देखा, गुजरात से कनेक्शन, हाँ, चुनाव को मोटिवेट करने के लिए वो दिखाया गया है। दूसरी तरफ जो वो खबर जाती है तो उस खबर को, चुनाव का माहौल है, फायदा किसको मिल रहा है उसे उठाते हैं, फायदा किसको मिल रहा है सर अभी? तो फायदा इसमें देखिए दोनों मुद्दे हैं, एक चीफ मिनिस्टर का भाई साहब ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ फायदा है लगने की कोशिश, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे आरोप लगाया गया है। पहली बार नहीं, दूसरी बार कांग्रेस ने छुपाया है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इकट्ठा भी करना है तो पाकिस्तान का सहारा लेने की जरूरत क्या पड़ी है? दोनों चीजें उस तरह से मैं जहां तक देख रहा हूं, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जगह पर सियासत कर रही हैं। अगर आपको माइनॉरिटी वोट इकट्ठा करना है तो कांग्रेस का सहारा क्यों लिया जा रहा है? क्यों आखिर पाकिस्तानी एक अफसर उस पर ट्वीट करता है? मैं आऊंगा, जवाब लूंगा, लेकिन वक्त एक और छोटे से वक्फे का है। जल्द होते हैं हाजिर, कुछ और पहलुओं पर बातचीत होगी। तो क्या विकास पाकिस्तान चला गया है? क्योंकि कम से कम गुजरात में विकास की बात तो नहीं हो रही है, भले ही किसी और चीज की बात हो रही हो। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और रोबिंदर सचदेव जी, मैं इसको एक बार फिर से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझना चाहूंगा। आपने जो पॉइंट्स दिए वो टेक्निकल पॉइंट्स और बहुत अहम और संजीदा पॉइंट्स, उसकी फ्यूचर पे भी आपने बात की, लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज को मैं और समझना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने बताया कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया, डिस्कशन हो रहा था, उसके बाद एक गेट टुगेदर मीटिंग थी। गेट टुगेदर मीटिंग के बारे में जैसा कि अशोक गोयल जी कह रहे थे कि इससे पहले जब भी कभी कोई डेलीगेशन आता था या फिर बातचीत होती थी, उसको एमईए में या फिर होम मिनिस्ट्री में हम बताते थे, उनकी जानकारी होती थी। क्या एक जरूरत, भले ही ये रूल हो या ना हो, लेकिन मौजूदा हालात के तहत ये जानकारी दी जानी चाहिए थी कि हमारे घर में ये लोग आ रहे हैं, डिनर मीटिंग है, डिनर के बाद हम बातचीत करेंगे? क्या ये एक मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूरी थी नहीं देना? नहीं सर, शॉर्ट आंसर है नहीं। देखिए, दिल्ली में या भारत में काफी डेलीगेशंस आती है विदेशों की। अब पाकिस्तान एक स्पेशल केस है, उसे एक मिनट अलग रखिए। डेलीगेशंस आती हैं, वो दिन में कॉन्फ्रेंस करते हैं और शाम को गेट टुगेदर डिनर, सोशल गेट टुगेदर्स होते हैं जिसमें वीआईपीज आते हैं, गवर्नमेंट के भी आते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही सर। गुपचुप कौन डिफाइन कर रहा है? एक सेकंड सर, आई वुड लाइक टू नो, गुपचुप कौन डिफाइन कर रहा है? गुपचुप वो तब है अगर उन्हें इन्फॉर्म करना होता और चुपचाप किसी सीक्रेट लोकेशन में कर रहे होते। इसमें डाउट इस बारे में ये आ रहा है, डेफिनेटली ऐसी कांग्रेस ने जो बाद में कहा कि नहीं हुई, फिर कहा हुई, इसमें कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं है, पहली बात जो दिख रहा है। सेकेंडली, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि एमईए या होम मिनिस्ट्री को आपको बताना है कि आप किनसे मिल रहे हैं। फॉरेन डेलीगेशंस आती हैं, वीआईपीज, रूलिंग पार्टी के ये बात बाद में आ भी गई सर, बाद में आ भी गई। दीपक कपूर साहब ने कह भी दिया कि ठीक है, इस पर मीटिंग हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते पर बातचीत हुई थी, कोई साजिश नहीं हुई थी। तो साजिश को हम कैसे समझे कि साजिश हुई थी? अगर पहले तो ये कहा जा रहा है कि मीटिंग नहीं हुई थी, फिर बाद में समझ में आ रहा है कि मीटिंग तो हुई थी लेकिन इस मुद्दे पर बात हुई, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात हुई होगी? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बहुत सी चीजों पर बात हुई होगी। एब्सोल्युटली ग्रेट क्वेश्चन। और आई थिंक हम शुरू में भी जो कहा, ये ओनस अब लायक करता है हमारी सरकार पे। मैं वही कहता, हमारे प्रधानमंत्री ने जो बात कही या उनके एडवाइजर्स के पास जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे आपके पास नहीं हो सकती। अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन ये कहा है कि इस मीटिंग में कुछ इस तरह की कॉन्स्पिरेसी या कुछ ऐसी डिस्कशंस हुई, तो वो हमारे इंटेलिजेंस के पास होंगी और उस स्टेप्स को गवर्नमेंट को आगे लेना चाहिए। पर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ऐसी मीटिंग्स होती हैं और इन्हीं में जो कहा जाता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जो बातचीत सरकार नहीं कर सकती वो हमारे डिप्लोमैट्स, फॉरेन डिप्लोमैट्स वगैरह करते हैं। अब एग्जांपल देखिए आप, मोदी जी अफगानिस्तान गए थे, अफगानिस्तान से वापस आते हुए पाकिस्तान उतरे, नवाज शरीफ से मिले, राइट? हम और आपको तो लगता है एक रैंडम डिसीजन है, रैंडम थोड़ी है।
उसके पीछे कितनी डिस्कशंस हुई होंगी, सरकारें आपस में ऐसी बात नहीं करती, कोई ट्रैक 2 बात हुई होती है, फिर डिसाइड होता है ओके ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो ये बड़ी डिस्कशंस वगैरह होती है। तो मेरे को इस एपिसोड का नुकसान ये है, इस एपिसोड का नुकसान ये है कि हम इस तरह की डिस्कशंस को, जो कि ब्रिजेस या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं आपस में, उसको हम डाउट कर रहे हैं, जबकि नहीं करना चाहिए और कम से कम चुनावी फायदे के लिए ना हो ऐसा। जबकि बिगर डेंजर, जबकि बड़ा खतरा जो आने वाला है अगले 6 महीने में, आपको गारंटी करता हूं, आप इसी स्टूडियो में और सारे चैनल्स हम डिस्कस कर रहे होंगे, पाकिस्तान या चाइना को लेकर के साइबर इंटरफेरेंस हमारी इलेक्शंस में आने वाली है। ठीक है, और वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि फिर हम जमहूरियत की बात करेंगे अगर, तो जमहूरियत को वो जख्म पहुंचाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। अब वो ना साफ का है, जवाब देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। और इन्होंने क्लियर किया कि वो सीक्रेट मीटिंग नहीं थी। जो इन्होंने बात की वो बिल्कुल ठीक की। और जब इन्होंने भी जिक्र किया कि मोदी जी जब अफगानिस्तान गए थे और वापसी में पाकिस्तान आए, मैंने पहले भी कहा कि जब सरकार कोई काम करती है, आप उसकी नीयत पे शक नहीं कर सकते, उसकी नीति पे सवाल उठा सकते हैं कि क्यों गए, किस लिए गए। सर देखिए, ये 3-4 बात आ चुकी बात आपकी। मैं टू द पॉइंट बस इतना जानना चाह रहा हूं सर, गवर्नमेंट के ओनर्स की बात की, गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए कि क्या कॉन्स्पिरेसी हुई, और दूसरी बात ये कि जो बात कह रहे हैं कि ये सीक्रेट मीटिंग नहीं थी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी में सरकार आपको असाइन करती है ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए। आप अपने आप दुश्मन स्टेट के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी नहीं करते। इस पर जवाब लूंगा, आप अपने आप रविंदर जी से जवाब लूंगा, लेकिन जल्दी से पहले आदिल जी का सवाल पूछूं। आदिल जी देखिए, डाउट जो है ना, डाउट की बुनियाद तो सर आपने ही दी। पहले तो आपने कह दिया कि कोई मीटिंग नहीं हुई, फिर बाद में दीपक कपूर जी आकर के बोलते हैं मीटिंग में ये बात हुई, तो आप कहते हैं हाँ मीटिंग हुई थी। पहले क्यों डिनाई किया सर? आपने नहीं किया होता, आप बता देते कि मेरी नॉर्मल ये गेट टुगेदर था। अगर आप बता देते, आप कुछ छुपाते नहीं, तो सवाल पूछता ही नहीं कोई। क्यों आपने छुपाया? देखिए 30 सेकंड भाई जरूर। मेरे ख्याल से गोयल साहब को पता नहीं है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एसपीजी प्रोटेक्टीज होते हैं। ये कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं थी। फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। सीक्रेट मीटिंग के बारे में कोई कह ही नहीं रहा। अगर ये कह रहे हैं ना कि कोई मीटिंग हुई है, ये गलत है भाई साहब। नहीं, अगर कल मैं और आप मिले सोशल गैदरिंग जहां 30 और लोग हैं, उसे मीटिंग नहीं कहते। गोयल साहब को शायद पता नहीं मीटिंग और डिनर में फर्क होता है, इसमें अंतर होता है। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जान के रेस कर रही है, असली मुद्दों से अटेंशन डाइवर्ट की जाए। बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे? जो पाटीदारों के खिलाफ हिंसा हुई है उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? मैं उसी टेक्निकलिटीज को मीटिंग के ये अर्थव्यवस्था के बारे में क्यों नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूं पेट्रोल की कीमतों के बारे में देखिए, वक्त कम है। लास्ट 1 मिनट। ठीक है अशोक गोयल साहब, आपने जो बात कही मैं उसका जवाब ले लूं। रविंदर जी। हाँ जी, प्रश्न सॉरी, ये खुफिया तंत्र का फेलियर नहीं है? नहीं, क्या ये कहना चाहिए जो अनंता सेंटर के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? साहब ये बिल्कुल ये अनंता सेंटर से बुलाया था, उसके ऊपर जैसे कि आप सरकार अपॉइंट करती है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। मैं उस टेक्निकल पॉइंट को समझना चाह रहा हूं। मना किया हमने। सर ठीक है, ठीक है रविंदर जी, सरकार अपॉइंट करती है ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए। रविंदर जी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी नहीं कर सकते साबिक पीएम या फिर साबिक वाइस प्रेसिडेंट। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैंने शब्द यूज करा था ट्रैक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करिए। आपने सही बात कहा, जब ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है उसमें सरकार असाइन कर, एक सेकंड, सरकार को इन्फॉर्म करना होता है। बट ट्रैक टू के अलावा एक नेक्स्ट स्टेप होता है जो मैं खुद एंगेज कर चुका हूं, जिसे पब्लिक डिप्लोमेसी या ट्रैक 3 कहते हैं। अभी आपने अमेरिका इंडिया न्यूक्लियर डील की बात करी, उसमें हम लोग खुद, मैं तब अमेरिका रहता था, तो बेसिकली इट वाज अ ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। कांग्रेसमैन सेनेटर्स के साथ आते थे, यहां पर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलते थे, मनमोहन सिंह से मिलते थे, अडवाणी जी से मिलते थे, हम कम्युनिस्ट वालों से मिलते थे कि ये न्यूक्लियर डील भारत और अमेरिका के हित में है। तो हम एक ब्रिजिंग द कम्युनिकेशन गैप करते थे उसमें। यस, हम बताते थे एमईए को, बट जरूरी नहीं। चलिए ठीक है सर, बात पूरी आ गई। अब हम आगे बातचीत को नहीं बढ़ा पाएंगे। आप जरूरी नहीं है कि एमईए को बताना। सर ठीक है, हमारी जमहूरियत टेक्निकल पॉइंट्स आ गए। अब मैं जरा जो सवाल हमने आवाम से पूछा था, उस आवाम का सवाल ले लिया और उसका जवाब क्या है वो हम देख लें। हमने पूछा था गुजरात चुनाव में विकास बड़ा मुद्दा है या फिर पाकिस्तान। जी सलाम ने जब ये सवाल पूछा तो उसका जवाब आया है, और जो जवाब आया है उसमें विकास 50%, पाकिस्तान 50%।
यानी कि पाकिस्तान एक बड़ा फैक्टर है, नकारा नहीं जा सकता। विकास के ही बराबर है पाकिस्तान और वो हमेशा होता है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो स्ट्रेटजी पॉलिटिकल पार्टीज अपनाती हैं, जाहिर सी बात है कि चुनाव पे कितना असर पड़ता है, ये पोल भी हमारा दिखा रहा है कि 50% बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान का इस पूरे मामले में और गुजरात की तशहीर में शामिल होना। अब ये अंदाजा लगाइए कि ये फैक्टर तो है, लेकिन 18 को नतीजे किसके हक में आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। नजर बनाए रखिएगा। आज का मुद्दा में बस